Hello everyone. From today I am going to start practice of medicine series जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे AIPGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट वॉल्स और द म्यूरल एंडोकार्डियम। तो इस इन्फेक्शन में क्या होता है, जो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो ये हार्ट वॉल्व है यहाँ पे वेजिटेशंस डिपोजिशन हो जाते हैं। इसी कंडीशन को हम एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। और अगर इन्हीं वेजिटेशंस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्टिव हो जाता है। अब हम इसका देखेंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। सो पहला है 72% प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल कार्डियक एबनॉर्मलिटी। अगर किसी पेशेंट को पहले से कोई हार्ट कंप्लेन है या हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको मैक्सिमम चांसेस होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के। सेकेंड है कॉन्जेनाइटल आइसोलेटेड आयोटिक वॉल्वुलर स्टेनोसिस मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विथ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर किसी पेशेंट को आयोटिक वॉल्वुलर स्टेनोसिस है तो उसको भी चांसेस होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के। कौन कौन से वॉल्व ये इन्वॉल्व करता है, तो सबसे मोस्ट कॉमन वॉल्व है जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में इन्वॉल्व होता है वो है मिट्रल वॉल्व। उसके बाद ऑर्टिक वॉल्व, उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व। मेजर रिस्क किस किस पेशेंट को होता है, जिसको कार्डियक प्रोस्थेटिक वॉल्व लगा हो या उसकी सर्जरी हुई हो, या जो पेशेंट्स नार्कोटिक ड्रग्स का अब्यूज करते हैं, उन पेशेंट्स को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अब हम देखेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी कि ये कैसे स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में। तो पैथोफिजियोलॉजी में प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक लीजन होगा, फिर उसके बाद एंडोथीलियल डैमेज होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने देखा था स्टेराइल थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद वहां पे एडेरेंस ऑफ बैक्टीरिया होता है, मतलब आके बैक्टीरिया आके जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है उस पे आके एड ऑन हो जाते हैं। और उसका सोर्स क्या होता है बैक्टीरिया का, ड्रग अब्यूजर्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स या स्किन इन्फेक्शंस। तो अगर ये 3-4 कंडीशंस पेशेंट के हैं तो उसके इजिली बैक्टीरिया अडेयर हो सकते हैं थ्रोम्बस में। यहाँ पे एक डायग्राम में एग्जाम्पल है जो हमने यहाँ देखा था। ट्रांजिएंट बैक्टीरिया में बैक्टीरिया कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम वाया मैनी सोर्सेस, मोस्ट कॉमनली द माउथ और स्किन। These bacteria can attach to heart walls causing a heart wall infection causing endocarditis। तो यहाँ पे किसी पेशेंट को अगर टीथ का इन्फेक्शन है तो वहां से बैक्टीरिया ट्रेवल करके हार्ट के वॉल्व्स की तरफ जाते हैं और फिर वहां से बैक्टीरीमिया होता है। फिर माइक्रो कॉलोनी फॉर्मेशन हो जाता है बैक्टीरिया का। उसके बाद जो वेजिटेशन डेवलप होता है उसको बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। फिर इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, या तो लोकल डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब हार्ट में ही या तो इफेक्ट होगा, या फिर जो थ्रोम्बस है या वेजिटेशन है वो उसका एम्बोलाइजेशन हो सकता है और वो इन्फेक्शन ट्रेवल कर सकता है किसमें, किडनी में, ब्रेन में और स्प्लीन में। लंग्स में बहुत कम चांसेस होता है इन्फेक्शन जाने का, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, वो है जब ट्राइकस्पिड वॉल्व इन्वॉल्व होता है, तभी इन्फेक्शन लंग्स में जा सकता है। हमें पता है कि बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड हार्ट में होता है और ट्राइकस्पिड राइट साइड का पार्ट है। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इसमें 3 कैटेगरी है, हाई रिस्क, मॉडरेट एंड लो रिस्क। तो हाई रिस्क में कौन कौन से पेशेंट आएंगे या क्या क्या कंडीशंस होंगी कि जो अगर पेशेंट को है तो उसमें ज्यादा चांसेस है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने की। सो उसमें मोस्ट कॉमन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट।
जिस पेशेंट को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने का। फिर उसके बाद है प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस या मिट्रल रिगर्गिटेशन। उसके बाद मॉडरेट रिस्क मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स प्लस मिट्रल रिगर्गिटेशन, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस या ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। और सबसे लो रिस्क किस में होता है? आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट में और मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स विदाउट मिट्रल रिगर्गिटेशन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? हाई रिस्क में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और सबसे लो रिस्क होता है आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो कॉज करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया एंड फंगस। सो अब हम देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। जो ओवरऑल कॉमन कॉज है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। देन नेक्स्ट पॉइंट, एंडोकार्डाइटिस ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, दैट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स। नॉर्मली ट्राइकस्पिड वॉल्व इन्वॉल्व नहीं होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, सिर्फ एक केस है जिसमें इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स आते हैं जिनको इजिली हो सकता है। फिर अब देखेंगे सर्जिकल केसेस में क्या क्या कॉमन कॉज हैं। अगर सर्जरी के बाद विद इन 60 डेज अगर हो रहा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज है कोगुलेज नेगेटिव स्टेफ एपिडर्माइडिस। अगर सर्जरी के 12th मंथ बाद किसी को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो रहा है तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। अगर एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस विद एब्सेस फॉर्मेशन अगर उसमें हो रहा है, एंडोकार्डाइटिस में के साथ एब्सेस फॉर्मेशन है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज है स्टेफ ऑरियस। और अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। तो ये हमने देख लिया कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है फ्लू लाइक सिंड्रोम, लो ग्रेड या इंटरमिटेंट फीवर। तो नॉर्मली जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड होता है। और क्या क्या फीचर्स होते हैं? एनोरेक्सिया और वेट लॉस, ये सब जनरल सिम्टम्स हैं। प्लूरेटिक पेन, एब्डोमिनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, वॉमिटिंग, एपेंडिसाइटिस लाइक पेन एक्सेट्रा। अब इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसमें आता है रॉथ स्पॉट। रॉथ स्पॉट में क्या होता है? इट इज अ रेटिनल हेमोरेज विथ स्मॉल सर्कुलर सेंटर्स, बट दिस फीचर इज रेयरली फाउंड। तो ये आई का है, इसमें हेमोरेजिक स्पॉट्स मिलते हैं, तो इसी को बोलते हैं रॉथ स्पॉट। फिर सेकंड है इंट्रा सेरिब्रल पैथोलॉजी, जिसमें हमने देखा था कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के बाद जो वेजिटेशन होता है वो उसका एम्बोलस फॉर्मेशन होकर वो ट्रेवल भी कर सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। तो वो अगर ब्रेन में गया तो उसमें एम्बोलिक स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, मल्टीपल सेरिब्रल माइक्रो एब्सेस हो सकता है, इंट्रा सेरिब्रल हेमोरेज हो सकता है, या डिलीरियम स्टेट हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद आईज में कंजक्टाइवल हेमोरेज हो सकता है, पूरा बॉडी पेलर हो जाएगा, नेक स्टिफ हो जाएगी। फिर लंग्स की कंडीशन में पेरिकार्डियल रब मिलेगा और प्लूरल फ्रिक्शन रब मिलेगा। हार्ट की कंडीशंस में एरिथमिया मिलेगा और हार्ट मर्मर्स मिलेंगे, स्प्लेनोमेगली भी मिलेगा। स्किन सिम्टम्स में पटीकिया हो सकता है। फिर इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? जेनवे लीजन।
दीज आर नॉन टेंडर मैक्यूल्स ऑन द पाम्स एंड सोल्स। तो बॉडी के में हाथ के पाम्स और लेग के सोल्स में ऐसे नॉन टेंडर्स नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं जेनवे लीजन। और अगर वही नोड्यूल्स टेंडर है और डिस्टल पार्ट में है, मोस्टली फिंगर्स में है, पाम और सोल के, तो उसको बोलते हैं ऑस्लर नोड्स। दीज आर टेंडर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स इन द पल्प ऑफ फिंगर्स। नेक्स्ट है सब अंगुल स्प्लिंटर हेमोरेज। दीज आर डार्क रेड लीनियर लीजन्स इन द नेल बेड। तो अगर नेल बेड में डार्क, ये देखिए डार्क लीनियर फैशन में अगर स्पॉट्स हो रहे हैं, हेमोरेजिक स्पॉट्स, तो उसको सब अंगुल हेमोरेज बोलते हैं। तो दीज वर द क्लिनिकल फीचर्स वी सी इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। Now next, we will now see the criteria to diagnose the infective endocarditis. The criteria used is known as Duke's criteria, and it is divided into major criteria and minor criteria. मेजर क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है पॉजिटिव ब्लड कल्चर, जिसमें पहला पॉइंट है टिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस फ्रॉम 2 सेपरेट ब्लड कल्चर्स। मतलब कोई अगर इनमें से जो नीचे गिवन है, इनमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर 2 सेपरेट ब्लड कल्चर्स में मिलता है तो उसको मेजर क्राइटेरिया में कंसीडर करते हैं। इसमें ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? पहला है विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, HACE के ग्रुप, इसमें ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस आते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और कम्युनिटी एक्वायर्ड एंट्रोकोकाई इन एब्सेंस ऑफ प्राइमरी फोकस। और सेकंड में क्या हो सकता है? परसिस्टेंटली पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स नॉट मेंशन्ड अबव। मतलब ऊपर जितने ऑर्गेनिजम्स मेंशन्ड है वो नहीं है और उसके अलावा परसिस्टेंट पॉजिटिव ब्लड कल्चर आ रहा है, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। कंडीशंस क्या है उस कल्चर की? 2 ब्लड कल्चर्स पॉजिटिव ड्रॉन 12 आवर्स अपार्ट। 12 आवर इंटरवल पर 2 कल्चर अगर हम लेंगे और उसमें वो दोनों कल्चर पॉजिटिव आते हैं तो वो शो करता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। या फिर 3 आउट ऑफ 4 ब्लड कल्चर्स पॉजिटिव इवन इफ ड्रॉन टुगेदर। अगर हम 4 ब्लड कल्चर्स एक साथ निकालते हैं एक आवर के गैप पे, तो उसमें से अगर 3 भी कल्चर अगर पॉजिटिव हैं तो फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है विथ फर्स्ट एंड लास्ट ड्रॉन एट लीस्ट 1 आवर अपार्ट। जो पहला और लास्ट कल्चर होगा उसका गैप इंटरवल 1 आवर होना चाहिए। और सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर फॉर कॉक्सिला बर्नेटी और फेज 1 IgG एंटीबॉडी टाइटर, जिसका रेशियो 1:800 से ज्यादा होना चाहिए। तो मेजर क्राइटेरिया के लिए या तो जितने यहाँ पे नाम दिए हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, इनके 2 ब्लड कल्चर पॉजिटिव आने चाहिए, या फिर 4 ब्लड कल्चर्स करेंगे उसमें से 3 पॉजिटिव आने चाहिए, जिसमें से सब में 1 आवर इंटरवल का गैप होगा। या अगर हम सिर्फ 2 ब्लड कल्चर लेंगे तो उसमें 12 आवर्स का गैप होना चाहिए। या फिर अगर कल्चर में कॉक्सिला बोर्नेटी या फेज 1 IgG एंटीबॉडी टाइटर का रेशियो मोर देन 1:800 है तो वो मेजर क्राइटेरिया है। तो इसमें से और इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर हम मिल रही है तो उसको मेजर क्राइटेरिया में कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद एविडेंस ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम। अगर हम पेशेंट का इकोकार्डियोग्राम करेंगे तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, या न्यू वॉल्वुलर रिगर्गिटेशन कंडीशन मिलनी चाहिए। तो ये भी मेजर क्राइटेरिया में आता है। फिर हम देखेंगे माइनर क्राइटेरिया और इसके जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है वो भी इसी में कवर्ड हैं।
हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, जितने भी क्लिनिकल फीचर्स हमने ऊपर देखे हैं वही सब माइनर क्राइटेरिया में इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहला है वेस्कुलर फिनोमेना, जो हमें एंडोकार्डाइटिस में मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट इज जेनवे लीजन। दीज आर एडेमेटस नॉन टेंडर नोड्यूल्स ऑन पाम और सोल्स। तो इसका डायग्राम है यहाँ पे, जो ये पहला वाला डायग्राम है ये है जेनवे लीजन का। दिस इज जेनवे लीजन। इसमें क्या होता है, नॉन टेंडर नोड्यूल्स पूरे पाम और सोल पे मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंजक्टाइवल हेमोरेज, जो हमने ऊपर डायग्राम में देखा था। माइकोटिक एन्यूरिज्म, मेजर आर्टेरियल एम्बोलाई एंड इंटरक्रेनियल हेमोरेज, ये सब हम ऊपर डायग्राम में देख चुके हैं। कंजक्टाइवल हेमोरेज। फिर नाउ वी विल सी द इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है और इंपॉर्टेंट भी है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन ग्लोमेरुलाई। इसका जो अपीयरेंस आता है वो इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस होता है इसका फ्ली बिटन अपीयरेंस ड्यू टू पैची हेमोरेजिक फोकाई। तो अगर किडनी में ग्लोमेरुलस में हेमोरेजिक फोकाई बनता है और उसका फ्ली बिटन अपीयरेंस रहता है, तो वो इंडिकेट करता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की तरफ। प्लस बाकी फीचर्स होने चाहिए, सिर्फ इस सिंगल फीचर्स के होने से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नहीं होगा। और कॉज क्या है फोगलोनेफ्राइटिस का? डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और पेशेंट उसकी वजह से क्या डेवलप कर सकता है? माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्लर्स नोड। दीज आर टेंडर स्मॉल पेनफुल स्वॉलन नोड्यूल्स ऑन डिस्टल फिंगर्स। तो जो ऑस्लर नोड्स होते हैं वो देखिए, ये डिस्टल फिंगर्स पे, जो डिस्टल पार्ट होता है पाम का, मीन्स फिंगर, वहां पे नोड्यूल्स होते हैं और ये पेनफुल होते हैं। दीज आर पेनफुल। नेक्स्ट कम्स द रॉथ स्पॉट, रेटिनल हेमोरेज विथ स्मॉल क्लियर सेंटर्स, बट ये बहुत रेयर पाया जाता है। एंड द फोर्थ इज पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर। तो ये कंडीशंस थी माइनर क्राइटेरिया की। उसके बाद हमने ऊपर देखा था कि फीवर का कितना होना चाहिए? हाई ग्रेड फीवर होना चाहिए मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, जो 84% केसेस में देखा जाता है, विथ नाइट स्वेट एंड चिल्स। क्लबिंग इज द लेट साइन। अब हमने मेजर माइनर क्राइटेरिया देख लिया। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डायग्नोस करने के लिए कौन कितना क्राइटेरिया हमें लेना चाहिए वो हम देखेंगे। अगर हम डेफिनेट एंडोकार्डाइटिस देखेंगे तो उसमें 2 मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए, तो भी हम डेफिनेट एंडोकार्डाइटिस बोलेंगे। और या तो 1 मेजर और 3 माइनर क्राइटेरिया हैं तो हम उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलेंगे। या फिर सिर्फ 5 माइनर क्राइटेरिया हैं तो भी हम उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलेंगे। फिर है पॉसिबिलिटी कितनी है एंडोकार्डाइटिस की, उसके लिए अगर 1 मेजर प्लस 1 माइनर क्राइटेरिया मिल रहा है तो हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, लेकिन हम डेफिनेट नहीं हो सकते कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ही है। पॉसिबल होने के लिए या फिर 3 माइनर क्राइटेरिया अगर सिर्फ होंगे तो भी वो पॉसिबल में ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे एविडेंस ऑफ न्यू वॉल्व लीजन एंड मर्मर्स। न्यू मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर इज द डायग्नोस्टिक। अगर किसी न्यू कंडीशन में डायस्टोलिक मर्मर मिल रहा है तो वो डायग्नोस्टिक होगा। सेकंड इज द चेंजिंग मर्मर। न्यू रिगर्गिटेंट मर्मर डेवलपिंग इन एक्यूट सेप्सिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ एंडोकार्डाइटिस। अगर किसी पेशेंट में सेप्टिक कंडीशन हो गया है और उसमें न्यू रिगर्गिटेंट मर्मर मिल रहा है तो वो डायग्नोस्टिक है एंडोकार्डाइटिस का। कार्डियक मर्मर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक्सेप्ट विच कंडीशंस? अगर पेशेंट को अर्ली एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है तो उसमें मर्मर नहीं मिल सकता है, या इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर है तो उसमें मर्मर नहीं मिलेगा, और बाकी कंडीशंस में मर्मर प्रेजेंट होगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट फ्राइबल वेजिटेशन एंड रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म, मतलब किस कंडीशन में रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो एम्बोलस फॉर्मेशन हुआ है वॉल्व के पास वो ब्रेक डाउन होके इजिली स्प्रेड कर जाए। सबसे पहला मोस्ट कॉमन होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं एम्बोलस फॉर्मेशन के और बॉडी के अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड करने के। उसके बाद है एनबीटीई, जिसको बोलते हैं मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस भी, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। उसके बाद है रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस एंड लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म में। नाउ वी विल सी डिफरेंट साइट्स फॉर वेजिटेशन। लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस में एवी वॉल्व मोस्ट कॉमन साइट है, मिट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। एनबीटीई में मिट्रल वॉल्व मोस्ट कॉमन है और आरएफ में मिट्रल वॉल्व मोस्ट कॉमन है। तो लिबमैन सैक्स में ही डिफरेंट है, जो कि एवी वॉल्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंपेयर भी करेंगे। तो पहला है रूमेटिक फीवर। इसमें जो वेजिटेशन होता है वो स्मॉल वॉल्टी फर्म एंड फ्राइबल होता है। जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में है उसमें लार्ज बल्कि इरेगुलर वेजिटेशन होता है। एनबीटी में स्मॉल वॉल्टी फ्राइबल होता है और लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस में फ्लैट वेरोशियस वेजिटेशन होता है। सेकेंड पॉइंट, वेजिटेशंस आर अलोंग द लाइन्स ऑफ क्लोजर। तो ये आपको लाइन ऑफ क्लोजर दिख रहा होगा। तो रूमेटिक फीवर में वेजिटेशंस लाइन ऑफ क्लोजर पे होते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वॉल्व कस्प या म्यूरल एंडोकार्डियम में होते हैं। और ये जो वेजिटेशन है एंडोकार्डाइटिस के, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के, ये परफोरेट कर सकते हैं, बाकी किसी में परफोरेशन नहीं होता है। एनबीटी में अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर है और लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस में इन्वॉल्व इन द पॉकेट्स ऑफ वॉल और मोस्टली अंडर सरफेस होते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सरफेस के नीचे है और नॉर्मली सब में क्लोजर ऑफ वॉल्व में है। थर्ड पॉइंट, स्टेराइल मीन्स उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। तो रूमेटिक फीवर में स्टेराइल होता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में नॉन स्टेराइल होता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का। एनबीटी में स्टेराइल होता है और एलएससी में स्टेराइल होता है। फोर्थ पॉइंट इज एम्बोलाइजेशन इज अनकॉमन, मतलब रूमेटिक फीवर में इजिली वेजिटेशन एम्बोलाइज नहीं करते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आर वेरी कॉमन, एनबीटीई में भी कॉमन होते हैं और एलएसई में भी अनकॉमन है। तो इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और एनबीटीई में एम्बोलाइजेशन पॉसिबल है। कॉज क्या क्या है, जैसे रूमेटिक फीवर में रूमेटिक हार्ट डिसीज कॉज है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो है, एनबीटी में कैंसर स्टोमक का, पैनक्रियाज का, फिर एलएसई में एसएलई की वजह से होता है। तो हमने 4 इंपॉर्टेंट एंडोकार्डाइटिस यहाँ पे डिस्कस कर लिया। जो पॉइंट्स ग्रीन से अंडरलाइन है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर द लास्ट पार्ट इज इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले ब्लड कल्चर करेंगे। ब्लड कल्चर से हम मेजर क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। उसके बाद नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया पेशेंट्स में होगा जब सीबीसी करेंगे। ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा इन्फेक्शन की वजह से। माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया और एल्ब्यूमिनेरिया हो सकता है अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो, और इन्फेक्शन है इसलिए ईएसआर और सीआरपी रेज्ड होगा। तो ये हमने कवर कर लिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसके मोस्ट कॉमन पॉइंट्स, और जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है
और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि इस वीडियो से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी और जो AIPGT का एक एग्ज़ाम होता है उसमें भी हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव कमेंट्स। थैंक यू।